दोस्तों, हाल ही में चीन ने अपनी हैसियत एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दी जब उसने भारत के तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। पर चीन की बौखलाहट बनती भी है क्योंकि भारत के पास चीन को तबाह करने के लिए एक सीक्रेट वेपन मौजूद है, जिसके जरिए भारत चाहे तो चीन की रोजी रोटी को बंद कर सकता है, उसकी इकोनॉमी में उथल पुथल ला सकता है। आखिर कौन सा है सीक्रेट वेपन? क्यों भारत से घबराया चीन? क्या है ये पूरी कहानी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सीक्रेट वेपन कोई हथियार नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार है। अब आपको ये बता दें कि अंडमान को एक हथियार के साथ कंपेयर क्यों किया गया है और क्यों ये आइलैंड चाइना की नजरों में खटकता जा रहा है। चलिए उससे पहले जानते हैं अंडमान के इतिहास के बारे में। जानते हैं कि कैसे आया ये भारत की झोली में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह यानी कि आर्किपेलागो है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से 38 पर आबादी है, बाकी द्वीप घने जंगलों से घिरे हैं। चलिए अब जानते हैं अंडमान निकोबार के इतिहास के बारे में। हिस्ट्री के मुताबिक बहुत साल पहले इन द्वीप पर ओंगे और जारवा जनजाति के लोग रहा करते थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे लोग 26,000 साल पहले द्वीपों पर आए थे। ये जनजातियां शिकारी थी और छोटे अलग थलग समुदायों में रहती थी। उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उनका जिंदगी जीने का तरीका भी हजारों सालों तक एक ही जैसा था। लेकिन फिर 1050 CE में चोला डायनेस्टी के लोगों ने इस आइलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद यह आइलैंड पहली बार इंडिया में शामिल हुआ। इसके बाद मध्यकालीन यानी कि मिडिल एरा से इस पर मराठा एम्पायर ने राज किया। वहीं कुछ समय बाद 1789 में मराठा को हराकर ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इस आइलैंड पर एक पीनल कॉलोनी यानी कि काला पानी की जेल को स्टैब्लिश किया और वहां पर उन कैदियों को रखा, खास के राजनीतिक कैदियों को, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत से क्रांतिकारियों को रखा गया, जिसमें वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, प्रफुल्ल चाकी और कई और भारतीय फ्रीडम फाइटर शामिल थे। इस जेल को बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड के जंगलों को काटना शुरू कर दिया और इन्हें ऐसा करते थे कि यहाँ की लोकल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों ने इसका विरोध किया। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स नहीं रुके और इसके बाद साल 1859 में इन जनजातियों ने ब्रिटिशर्स को वहां से खदेड़ने के लिए जंग करने की सोची और इसके लिए उन्होंने सेना भी खड़ी की, लेकिन आखिर में उन्हें धोखा मिला। दरअसल जनजातियों ने जिस फ्रीडम फाइटर तुदनाथ तिवारी को शरण दी थी, उसी ने ट्राइब की सारी प्लानिंग की बातें जाकर ब्रिटिशर्स को बता दी और उसके बदले ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइब्स पर जोरदार हमला कर दिया और इस हमले में जनजाति के कई लोग मारे गए। सालों पहले हुए इस युद्ध को द बैटल ऑफ अबरडीन के नाम से जाना जाता है। दुनिया हमेशा से अंडमान और निकोबार की अहमियत जानती थी और इसीलिए हमेशा से लोग इसके पीछे पड़े रहे। इन सब के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इस आइलैंड पर जापानीज ने कब्जा कर लिया, लेकिन साल 1945 आते आते जापानीज से ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को वापस अपने कब्जे में ले लिया। साल 1946 में इंडिया को आजादी मिलने की घोषणा हुई और इस घोषणा के साथ ही इस आइलैंड को अपने साथ लाने में कंपटीशन होने लगा। इस आइलैंड को इंडिया, ब्रिटेन और पाकिस्तान तीनों अपने साथ रखना चाहते थे। ब्रिटेन चाहता था कि वो आइलैंड उनके साथ रहे क्योंकि वो इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस को समझते भी थे और इसके लिए ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसी डिमांड रखी, जिसके बाद वायसरॉय माउंटबेटन ने तो नेहरू से इस आइलैंड को लीज पर मांग लिया था, जिसे नेहरू ने मना कर दिया और नेहरू के मना करते ही ब्रिटिशर्स ने भी इस आइलैंड के इंडिया में मिल जाने पर ही जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस आइलैंड के पूर्वी पाकिस्तान के नजदीक होने पर इस पर अपना क्लेम किया, लेकिन पाकिस्तान को भी नेहरू ने ये कहकर मना कर दिया कि इन आइलैंड की पूरी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है, इसलिए आइडिया इंडिया के पास ही रहेगा। अब इन सब बातों को लेकर पाकिस्तान उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के पास भी गया, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। लेकिन इंडो बर्मा कमेटी, जिसको इन आइलैंड की जिम्मेदारी मिली थी, उसने वायसरॉय की बात मानते हुए फैसला इंडिया के हक में दिया और इस तरह यह आइलैंड बना देश का हिस्सा। इंडिया का ये आइलैंड मिलने के बाद शुरू के कुछ सालों में इंडिया ने इसकी इंपॉर्टेंस को इतना नहीं समझा और इसीलिए यहाँ पर इतनी फोर्सेस डेवलप नहीं की। लेकिन जब साल 1965 में इंडोनेशिया ने इस आइलैंड पर अपनी ओनरशिप क्लेम की
यानी कि अपना हक जताया, तब इंडिया ने उसी साल यहाँ पर अपनी फोर्सेस को डेवलप किया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया ने इन आइलैंड पर कब्जा करने के लिए 1965 के इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। दोस्तों, वैसे में ये बात तो साफ है कि इन आइलैंड के लिए हमेशा से ही बड़े बड़े देश आपस में लड़ते रहे और हर कोई इसे अपने कब्जे में करना चाहता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इन आइलैंड पर जो हर कोई इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। आप जानते हैं क्यों है ये आइलैंड जरूरी और कैसे भारत कर रहा है चाइना के खिलाफ इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल। इंडिया के लिए तो ये आइलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात इंडिया भी अच्छे से समझता है कि इंडियन ओशन में अपनी पहुंच बढ़ाने और समुद्र में होने वाले ट्रेड के लिए आइलैंड बहुत जरूरी है और इसीलिए इंडिया ने नेवल बेस यानी कि नौसैनिक अड्डा भी तैयार किया है। देश के लिए तो ये आइलैंड इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आइलैंड चाइना के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये चाइना के लिए इतनी अहमियत रखता है। जियो स्ट्रेटेजिक यानी कि भू रणनीतिक इम्पोर्टेंस। दोस्तों ये देखिए, ये है मलक्का स्ट्रेट। ये मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रास्ता ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच का सबसे छोटा रास्ता है और चाइना का ज्यादातर बिजनेस इसी रास्ते के जरिए होता है। जैसे कि चाइना का 80% ऑयल एक्सपोर्ट इस मलक्का स्ट्रेट के जरिए होता है एंड चाइना का 60% ट्रेड भी इसी रास्ते से ही होता है। वहीं चाइना की एनर्जी डिपार्टमेंट की इकोनॉमी इस रूट पर ही निर्भर करती है। यहाँ तक कि चाइना की लगभग आधी इकोनॉमी भी इसी रूट पर डिपेंडेंट है। लेकिन आप दोस्तों इसको भी देखिए कि मलक्का स्ट्रेट की एंट्री पॉइंट पर ही अंडमान निकोबार है, यानी चाइना के जितने भी बिजनेस इस रूट से होते हैं उन सबको इंडिया अपने इन आइलैंड के जरिए आसानी से मॉनिटर कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। और अगर कभी इन दोनों देशों के बीच वॉर हुआ तो भी इंडिया आसानी से चाइना के इन शिप को एंट्री देने और एग्जिट देने से मना कर सकता है और इस तरह से इंडिया आसानी से चाइना की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि इंडिया के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच अगली वॉर वे ऑफ बंगाल में होगी। चाइना इस आइलैंड की कीमत अच्छे से जानता है और यही वजह है कि चाइना की नजर इन आइलैंड पर हमेशा से है। अब एक तरफ जहां इंडिया इंडियन ओशन में अपनी पहुंच बढ़ाता जा रहा है, ऐसे में चाइना ने इंडिया को टारगेट करने और इंडियन ओशन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है जो कुछ ऐसा लगता है। इन पर्ल्स पर चाइना का पूरा कंट्रोल है और चीन ने यहाँ पर मिलिट्री बेस, कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर और पार्ट्स जैसी चीजों को जोड़ा और उनका इस्तेमाल किया। इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक में अपने मिलिट्री बेस बना लिए हैं। वहीं चाइना की इस बात को समझते हुए इंडिया ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। इंडिया अच्छे से अब इन आइलैंड की इंपॉर्टेंस को समझता है और इसीलिए इंडिया लगातार इन आइलैंड की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले ही ट्राई सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर अंडमान और निकोबार यानी कि ANI में मेगा एक्सरसाइज की। इसके साथ ही ANI के गवर्नर भी डिफेंस बैकग्राउंड से ही हैं, जिनके पास बहुत ही एक्स्ट्रा पावर है और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि गवर्नर के डिफेंस बैकग्राउंड होने से वो काफी बातें समझते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडिया क्वाड अलायंस का भी हिस्सा है जिसका मकसद इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करना है और अब तो चाइना के सबमरीन को काउंटर करने के लिए क्वाड अलायंस का स्पेशल साउंड सर्वेलेंस सिस्टम इंडिया की मदद करेगा। इसके साथ ही इंडिया ने इंडियन ओशन में अपनी पावर बढ़ाने के लिए 2 स्ट्रेटजीज बनाई हैं। इंडिया ने भी चाइना की तरह स्ट्रेटजी बनाई है। पहली है द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। इंडिया की स्ट्रेटजी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब है। अपनी स्ट्रेटजी में इंडिया जिन देशों के साथ जुड़ा हुआ है उनके साथ इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद के साथ साथ मिलिट्री एक्सेस भी मिला हुआ है। और दूसरी स्ट्रेटजी है डबल फिश हुक स्ट्रेटजी, जिसमें इंडिया और इंडियन ओशन ने स्फीयर ऑफ डोमिनेंस बनाया है, जिसमें दोनों पूर्वी और वेस्ट हुक फोरम को कंट्रोल कर रहे हैं और इन जगहों पर भी इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री का पूरा एक्सेस मिला हुआ है। और इस तरह चाइना की कुछ स्ट्रैटेजी को हराने के लिए इंडिया पूरी तरह से तैयार है। इस सब के साथ ही इकोनॉमी इंपॉर्टेंस में भी पूरा योगदान देता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स के साथ यहाँ की जगह के कारण ये आइलैंड कई देशों के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके साथ ही इन आइलैंड में समृद्ध प्राकृतिक संसाधन यानी कि रिच नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत पाए जाते हैं, जिनमें इमारती लकड़ी यानी कि टिम्बर और मिनरल शामिल हैं। इसके अलावा अपनी खूबसूरती के कारण भी आइलैंड टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड सेवरल एंडेमिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना यानी कि यहाँ की अलग अलग वनस्पतियों और जीवों की प्रजाति का घर है, जो इसे एक इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। ये आइलैंड पूर्वी एशिया
और सी नेशंस के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। इसके साथ ही अगर भारत के हिसाब से देखें तो ये आइलैंड इंडिया का लैंड वाइज सिर्फ 0.2% हिस्सा कवर करता है, लेकिन अगर बात करें इंडिया के EEZ यानी इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ये लगभग 30% कंप्राइज करता है। साथ ही इन आइलैंड की वजह से इंडिया इंडियन ओशन में भी अपनी पहुंच बढ़ाता जा रहा है, जिस वजह से इंडिया आगे जाकर बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या इंडिया की नई स्ट्रैटेजी चाइना को करारी शिकस्त दे पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।